सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो आज से हम शुरू करेंगे राजस्थान जियोग्राफी। काफी टाइम से बहुत सारे चेंजमेंट हुए हैं, नहीं हुए हैं। वो तो कल्चर और हिस्ट्री में तो क्या है कि ज्यादातर इतनी कोई बातें थी नहीं। बातें इसलिए नहीं थी क्योंकि जैसे हम कोई स्थान पढ़ते थे या कोई युद्ध पढ़ते थे तो वो परोपरी स्थान से पढ़ते थे। जैसे बाबूजी का जन्म कोड़ू में हुआ है तो कोड़ू ही पूछा गया हमेशा। वो हम पढ़ते थे कि कोड़ू जोधपुर में है, लेकिन अब कहाँ है वो, फलोदी में। तो उसमें कोई ज्यादा चेंजमेंट नहीं। सारा सारा जो चेंजमेंट है वो यहां पर हमें देखने को मिलेगा राजस्थान जियोग्राफी में। अच्छा, राजस्थान भूगोल में जितनी जानकारियां आई है गवर्नमेंट सरकार की जो साइट है उस पर, उसके आधार पर ही मैं पढ़ेंगे। मन से कुछ नहीं पढ़ेंगे और ना मन से आप कुछ पूछेंगे कि नहीं सर वो क्या हो गया, तो वो तो अब जानकारी आई नहीं है तो मैं क्या बताऊं। एक एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे हम जनगणना पढ़ेंगे तो जनगणना के आंकड़े तो वही है ना, 2011 के अनुसार ही है। अब नवीनतम जिले तो बीच में बने हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि किसी जिले की कोई जनसंख्या निकाल ली। वो ओरिजिनल आंकड़े नहीं है, ठीक है। तो जो जो नए डाटा आए हैं, क्या आए हैं, किस प्रकार से क्या है, वो सब कुछ पढ़ेंगे। आप निश्चित रहिए, लेकिन आपको साथ साथ में एक एक बिंदु को बिंदुवार पढ़ना है, ठीक है। आकार वही है, नो चेंज है। राजस्थान का आकार पहले भी वही था, ये भी है और आगे भी यही रहना है। इसके अंदर कुछ चेंजमेंट हुआ है, ठीक है, लेकिन अंदर घुसेंगे बाद में। पहले ये जो दिख रहा है इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो आज से हम शुरू कर देते हैं राजस्थान भूगोल, ठीक है। चलिए, लिखिए राजस्थान भूगोल। और साथ में हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था। जी, राजस्थान भूगोल वे अर्थव्यवस्था। बस, पहला ही क्वेश्चन आ पड़ा। सर इस मैप में फलोदी पाकिस्तान से सीमा नहीं लगाता है, तो नहीं लगाता है तो नहीं लगाता है, बताओ। लेकिन मार्केट की बहुत सारी बुकों में लगाता है। लेकिन ये जो मैप है ये सुजस के संग्रहण से लिया गया है और डाटा अभी तक केवल वही आए हैं, ठीक है। तो अभी तक जो डाटा आए हैं उसमें फलोदी पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं लगाता है, ठीक है। आप ओरिजिनल साइट है ना, वहां पर सर्च करेंगे तो आपको पीडीएफ मिलेगी और उस पीडीएफ में यही मैप है, ठीक है। तो आप निश्चित रहिए। चलो, तो राजस्थान भूगोल व अर्थव्यवस्था, इसका जो पहला चैप्टर है वो है आपके सामने। सबसे पहले वो है राजस्थान एक परिचय। ये जो राजस्थान एक परिचय है, ये आपके सिलेबस में से डायरेक्ट नाम नहीं लिखता है वो राजस्थान एक परिचय, लेकिन क्वेश्चन आता है नो डाउट, क्योंकि इसी में से बहुत सारे बिंदु आपके सिलेबस में लिख रखे होते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो कौन सा है, राजस्थान एक परिचय, ये पढ़ेंगे। अब परिचय कैसे करते हैं किसी का, कहीं आप रास्ते में जा रहे हैं और कोई सामने आया है तो परिचय कैसे करेंगे, दो चार धर देंगे उसको, मनीष कैसे करेंगे। आपका और विकास का परिचय कैसे हुआ था, फला 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 फला। तो यहां पर परिचय में जो पहला बिंदु हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नामकरण। किसी का परिचय नाम से होता है ना, कि भाई फलाना थारो का नाम है, मारो वो नाम है। हाँ, तो दूसरा पहला बिंदु कौन सा हो गया, नामकरण हो गया। दूसरा, कहाँ का है भाई, तो लोकेशन पूछते हैं उसकी,
तो दूसरा बिंदु हम क्या पढ़ेंगे? लोकेशन, यानी कि उसकी स्थिति पढ़ेंगे। तीसरी बात जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्षेत्रफल। अच्छा, तो तू वहां से है, वहां से है तो वो कितना बड़ा है क्षेत्रफल, वहां की चर्चा, क्षेत्रफल की बात। अगली जो बातें हैं वो है आकार की, यानी कि आपके सामने जो ये मैप है ना, ये इसका नामकरण कैसे हुआ कि ये राजस्थान है, पहली बात हुई। दूसरी बात, ये कहां स्थित है राजस्थान। तीसरी बात, ये जो आपको दिख रहा है इसका क्षेत्रफल कितना है। चौथी बात, इसका आकार कैसा है। तो ये सारे सारे क्या आते हैं, एक परिचय के रूप में आते हैं। नामकरण, स्थिति, क्षेत्रफल और क्या हो गया, आकार। आकार के बाद में है इसका विस्तार। इसका विस्तार, विस्तार अलग अलग तरीके से है। एक तो विस्तार ये भी होता है कि राजस्थान का विस्तार जो है वो बिंदुओं के आधार पर। अब आप कहेंगे सर बिंदुओं के आधार पर विस्तार कैसे? एक विस्तार ये हो गया आपके सामने, देखो कि उत्तर से लेकर दक्षिण में राजस्थान में कहां से कहां तक विस्तार है। तो सबसे ऊपरी गांव तो है कौन सा, कोणा गांव है, और सबसे दक्षिण में कौन सा है, बोरकुंड। तो ये राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार हो गया। पश्चिम से पूर्व की हम बात करते हैं या पूर्व से पश्चिम की बात करते हैं, तो शिलाना गांव से लेकर कौन सा गांव हो गया, कटरा गांव। ये बिंदुओं के आधार पर क्या है, विस्तार है। विस्तार में एक विस्तार होता है आपके और वो है अक्षांश के आधार पर, जिसे आप पढ़ते हैं ना अक्षांश विस्तार, कि राजस्थान में अक्षांश विस्तार क्या है। और आगे हम एक बिंदु और पढ़ेंगे वो है देशांतरीय विस्तार। ये अक्षांश देशांतर क्या होता है, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। हम ये भी पता करेंगे कि इनमें से ऐसा कौन सा है जिसे समय का निर्धारण होता है। इनके माध्यम से ही हमें पता चलेगा कि राजस्थान में जब सूर्य उदय यहां 7 बजे होगा तो यहां पर होने में कितना समय लगेगा, ऐसे क्वेश्चन आता है ना वो। तो देशांतर से समय का निर्धारण होता है। अच्छा, जैसे आपको पूछा जाता है ना कि बीकानेर जो है वो राजस्थान की कौन सी जलवायु का भाग है, वहां पर आपके सामने ऑप्शन आता है शुष्क, अर्ध शुष्क, उपादर या आदर। ये पता अक्षांशों के माध्यम से चलता है। ठीक है, अक्षांश होगा और सूर्य हमारे पास में है ही, बस पता कर लेंगे। तो अक्षांश किस ओर खींचे जाते हैं, उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम। दो अक्षांश के बीच में क्या होता है, एक ग्लोब में कुल कितने अक्षांश होते हैं, वो सारी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो विस्तार होगा कितने प्रकार से, 3 प्रकार से, बिंदुओं के आधार पर, अक्षांश विस्तार और देशांतीय विस्तार। ये जब कुछ विस्तार हम पढ़ेंगे सारा, तब हम ये पता करेंगे कि हमारे आसपास में क्या है, और आसपास में पढ़ने के लिए हमारे पास में क्या है, सीमा है। और ये सीमा सीमा है 5 फुट 6 इंच। उस कॉपी में तो यही लिखा हुआ था। तो ये सीमा भी हम कितने तरीके, सीमा वैसे 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी सीमा कितने प्रकार की होती है, कौन बता सकता है? नहीं, ये तो गलत है। और कौन बता सकता है सीमा कितने प्रकार की होती है? अंकित थोड़ा सा धैर्य रखिए, सारा कुछ बताऊंगा मैं। ठीक है, अभी अक्षांश विस्तार कितना, सारा कुछ बता, अभी तो यहां पर चलना है भाई। बताओ बताओ, सीमा कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी ना। यस, सीमा 2 तरीके से बनती है, एक स्थलीय सीमा बनती है और एक जलीय सीमा बनती है। फिर उसमें वो अलग अलग प्रकार की सीमाएं हैं। ठीक है, तो वो सीमा पढ़ेंगे, और जब सीमा पढ़ेंगे तब हमें लगेगा कि अब हम पूरा राजस्थान पढ़ेंगे। तो उसी के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा हमारे राजस्थान की संपूर्ण व्यवस्था, जिसे आप बोलते हैं संभागीय व्यवस्था। ये होते हैं राजस्थान एक परिचय में 7 अलग से बिंदु। कोई सा भी पेपर उठाकर देख लीजिए आप, इन 7 में से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ठीक है, उतारो।
ठीक है, तो ये राजस्थान एक परिचय के अंदर 7 बिंदु पढ़ेंगे। तो कोई भी जियोग्राफी का टॉपिक हम पढ़ेंगे ना, तो उसमें पहले ये लिखेंगे कि इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, क्योंकि जब आप टॉपिक पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में आता है ना, जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है, ये शब्द आता है, देखो क्या पूछेगा। और जब ये सारे बिंदु पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में फिर आएगा, पूछ क्या पूछेगा। ठीक है, इसलिए जियोग्राफी के एक एक टॉपिक को हम अलग अलग बिंदुवार पढ़ते रहेंगे। चलिए, लिख लिया, आगे चलें। अच्छा, एक और भी तो है ना हमारा, एक बिंदु हमारा खुद का है भाई, नंबर 8, प्रत्येक टॉपिक का होगा मास्टर कैप्सूल। यह आपको याद दिलाना होता है प्रत्येक टॉपिक के बाद में कि इस टॉपिक का क्या है वो कैप्सूल जो आपको लेना है। लिख लिया। इसमें सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए राजस्थान का नामकरण। सबसे पहले इसमें से सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए राजस्थान का नामकरण। लिख लिया ना सभी ने, आगे पलटूं तो बोर्ड पर देखना आपको। तो सबसे पहला बिंदु हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान का नामकरण। राजस्थान का नामकरण, देखिए ये जो राजस्थान का नामकरण है, इस राजस्थान के नामकरण को हम 2 प्रकार से पढ़ेंगे। आप पहले बोर्ड पर देखिएगा कि हमारे राजस्थान का जो नामकरण है वो ग्रंथों के आधार पर किस प्रकार है, और दूसरी बात ये कि ये जो राजस्थान का नामकरण है ये इतिहासकारों के अनुसार किस प्रकार है। ठीक है, राजस्थान का नामकरण हम 2 प्रकार से पढ़ने जा रहे हैं। एक तो है ग्रंथों के आधार पर राजस्थान का नामकरण कैसे है, और एक इतिहासकारों ने राजस्थान के नामकरण को लेकर क्या क्या नाम दिए और कहां कहां पर जानकारी मिलती है। देखिए, ग्रंथों की हम बात करते हैं तो इसमें फिर 2 बातें हैं ग्रंथों के आधार पर। कौन कौन सी? एक तो सबसे प्राचीन ग्रंथ की ही हम चर्चा कर लेते हैं। तो आप मुझे बताइए कि विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? वहीं से उठाते हैं राजस्थान के नाम को, तो कौन सा है? तो विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है ऋग्वेद। ऋग्वेद विश्व का क्या है? सबसे प्राचीनतम ग्रंथ। तो देखो, विश्व के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ के अंदर भी हमारे इस प्रदेश का कोई ना कोई नाम है। अब ऋग्वेद के लेखक कौन थे, यदि ये मैं आपसे पूछूं तो फिर आपको पता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वेदों की रचना किसने की है ये आज तक उल्लेखित नहीं है। वेदों को केवल संकलन किया गया है, और वेदों के संकलनकर्ता कौन है?
द्व्यापन कर्षण वेद व्यास, नाम सुना है? उन्होंने केवल वेदों को क्या किया है? संकलन किया है। वेद किसने लिखे हैं? वो अपरुष्य हैं। अपरुष्य का मतलब होता है किसी पुरुष ने नहीं लिखे हैं। तो यहां पर तो चर्चा ये होगी। तो ऋग्वेद जो कि सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, इसके अंदर हमारे राजस्थान का नाम क्या मिलता है? तो इस ऋग्वेद के अंदर हमारे प्रदेश का नाम मिलता है, वो नाम है ब्रह्मवर्त। कौन सा नाम मिलता है? ब्रह्मवर्त। जैसे आप पढ़ते हैं ना कि भारत को बोलते हैं आर्यवर्त, क्योंकि आर्य थे। यहां पर हमारे राजस्थान का नाम ब्रह्मवर्त क्यों मिलता है? ये तो आप मुझसे पूछेंगे ही ना कि सर ऐसे कैसे, मतलब टिपे टेक रहे हो, मतलब बताओ, हमें सबूत दो। कहां है सबूत? पूछता है भारत। यस, हाँ शाबाश, इंग्लिश में एविडेंस। कहां है? कैसे पता चला कि ऋग्वेद के अंदर हमारे प्रदेश को ब्रह्मवर्त कहा गया है? यहां जियोग्राफी सबूत मांगती है, याद रखना। कल्चर, इतिहास सबूत नहीं मांगती है, वो तो कहानियां हैं। यहां सबूत मांगती। तो कैसे पता चला ऋग्वेद के अंदर कि हमारे प्रदेश का नाम ब्रह्मवर्त है? तो वो जानकारी हमें मिलती है कि हमारे प्रदेश का नाम ब्रह्मवर्त है। वो जानकारी मिलती है विश्व का एकमात्र मंदिर जहां विधिवत रूप से पूजा होती है, वो है ब्रह्मा जी का मंदिर। कहां? पुष्कर। इस मंदिर के नाम पर ऋग्वेद में हमारे भूभाग को क्या नाम दिया गया है? ब्रह्मवर्त। जैसे भारत का नाम आप पढ़ते हैं ना, आर्यवर्त, आर्यों का देश, उसी प्रकार ये क्या है? ब्रह्मा की स्थली, ब्रह्मा की भूमि, ब्रह्मवर्त। और ये जानकारी उस मंदिर के आधार पर है। अब आप पूछ लेंगे सर मंदिर के आधार पर कैसे है? तो देखो, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? इसके लिए बहुत गहराई में जाना पड़ता है। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। उस 10 मंडल में से एक मंडल ऐसा है जिसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। वो जो गायत्री मंत्र है उसकी रचना की है विश्वामित्र ने। और वो जो गायत्री मंत्र है वो किसे समर्पित है? सावित्री माता को। सावित्री माता कौन है? ब्रह्मा जी की पत्नी। और उसी सावित्री माता का विश्व में एकमात्र मंदिर पुष्कर के अंदर रत्नगिरी पहाड़ी पर बना हुआ है। और वो सावित्री किसकी पत्नी है? ब्रह्मा। तो ये मतलब उतनी गहराई से लिया गया फैक्ट है। तो आपको तो बस इतना याद रखना है कि ऋग्वेद में हमारे भूभाग का क्या नाम उल्लेखित है? ब्रह्मवर्त। ठीक है, बाकी वो सारी जानकारी आपके लिए नहीं है। तो एक तो ग्रंथ हुआ ये, कौन सा? ऋग्वेद, जहां पर हमारे भूभाग का नाम क्या मिलता है? ब्रह्मवर्त। आइए दूसरे ग्रंथ के बारे में चर्चा करते हैं। हम दूसरे ग्रंथ के बारे में यदि और चर्चा करें तो प्रसिद्ध ग्रंथ कौन से हैं हमारे? महाभारत और रामायण। सबसे पहले चर्चा करते हैं रामायण की। रामायण, रामायण भी तो एक रचना ही है। रामायण के लेखक कौन है तो आप सब जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन मुझे पूछने की जरूरत तो है। यस, रामायण के लेखक कौन है? याद रखिएगा, वाल्मीकि। कौन है? वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी पहले डाकू थे, आगे चलकर संत बने। और देखो किसकी रचना की? रामायण की। हमारे राजस्थान का भी कोई वाल्मीकि है? हरिदास, संत हरिदास, जिनका जन्म डीडवाना कुचामन जिले के कापड़ोद गांव में हुआ था, जिसका एक संप्रदाय था जिसका नाम था हरिदासी संप्रदाय, है ना, उसे बोलते हैं। तो इस रामायण के अंदर हमारे प्रदेश का क्या नाम है? तो याद रखिएगा, रामायण में हमारे प्रदेश का जो नाम मिलता है वो है मरुकांतार या मरुकांतर, एक ही बात है। और ये नाम किसने दिया है? वाल्मीकि जी ने। ऐसा क्यों दिया है? देखो, ये है हमारा प्यारा सा राजस्थान, ये है बीच में अरावली है। इधर वाला पूरा पूरा जो 61.11% भाग है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का,
किसके? राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का जो 61.11 है, ये क्या है? पूरा मरुस्थल। तो सिंपल सी बात है, इधर क्या है? पाकिस्तान है। पाकिस्तान में भी तो मरुस्थल है, ऐसा थोड़ी है कि केवल भारत में ही है, पाकिस्तान में भी तो है। जब बंटवारा हुआ था तो थोड़ा सा भाग मरुस्थल का उधर रह गया, बाकी इधर रह गया। यदि हम कुल मरुस्थल की बात करते हैं, कुल मरुस्थल, तो याद रखिएगा इस कुल मरुस्थल का 85% भाग तो है भारत में और 15% भाग कहां है? पाकिस्तान में। इसीलिए एसएससी के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि मरुस्थल का वह भाग जो पाकिस्तान में है उसे क्या कहा जाता है, और मरुस्थल का वह भाग जिसे राजस्थान में क्या कहा जाता है, यह पूछा आरएसएस बोर्ड ने। तो राजस्थान में मरुस्थल को क्या बोलते हैं? तो राजस्थान में मरुस्थल को कहा जाता है थार, बोलते हैं थार। पाकिस्तान में इसी मरुस्थल को कहा जाता है चोलिस्तान। क्या कहा जाता है? चोलिस्तान। मतलब रामायण के समय की हम बात करते हैं तो ये पूरा एरिया क्या था? मरुस्थली भाग था। इसीलिए वाल्मीकि जी ने उस रचना में, रामायण में, इस भूभाग के लिए एक शब्द यूज लिया था कि ये तो जो क्षेत्र है वो कौन सा है? ये तो मरुकांतर है, यानी कि केवल क्या है? रेतीला भाग है। और आज हम देखते हैं कि इसी मरुस्थल का सर्वाधिक भाग कहां है? भारत में, है ना। और भारत के इस कुल मरुस्थल का राजस्थान में 58% है। यानी कि वाकई में आज यदि किसी राज्य में सर्वाधिक मरुस्थल है तो वो कहां है? राजस्थान में। कुल मरुस्थल का 85 है भारत में, इस 85 में 58 राजस्थान में। यानी कि राजस्थान में मरुस्थल है, और कहां मरुस्थल है? गुजरात में ना, कच्छ का पढ़ते हैं ना आप। और कहां है? हरियाणा और पंजाब में। तो इन चारों राज्यों के अंदर क्या है? मरुस्थल। लेकिन सर्वाधिक मरुस्थल का विस्तार कहां है? राजस्थान में। इसीलिए यह शब्द कहां से जोड़ा जाता है? परोपरी मरुकांतर, राजस्थान से, उस मरुस्थल की भाग के कारण। तो बस आपको केवल वन लाइनर पूछेगा कि रामायण में राजस्थान का कौन सा नाम उल्लेखित है? मरुकांतर। या फिर नाम किसने दिया है? तो फिर आपको याद रखना है वाल्मीकि जी ने। नेक्स्ट, तीसरे ग्रंथ की बात करते हैं। तो तीसरा ग्रंथ कौन सा आता है? महाभारत। महाभारत का ही दूसरा नाम क्या है? जय संहिता। याद रखना, महाभारत का ही दूसरा नाम क्या है? जय संहिता। और इसी महाभारत या जय संहिता के लेखक कौन है? तो याद रखना, वेद व्यास। और इसी महाभारत में हमारे प्रदेश का एक भाग उल्लेखित है। देखिए, महाभारत में हमारे भूभाग का नाम नहीं है भाई। जैसे रामायण में तो हमारे भूभाग को क्या कहा गया है? मरुकांतर। ऋग्वेद में हमारे भूभाग को क्या कहा गया है? ब्रह्मवर्त। लेकिन महाभारत के किसी भी उल्लेख में हमारे प्रदेश का नाम उल्लेखित नहीं है। क्यों नहीं है? वो इसीलिए नहीं है क्योंकि महाभारत जो है वो किनके मध्य है? पांडवों वर्सेस कौरवों के मध्य। आप सब जानते हैं कि पांडवों को कितने वर्ष का वनवास लगा था? 12 के 14? हाँ? वो देख लो आप अपने हिसाब से कितने का लगा है। तो वो जितने का लगा है वो देख लेना, बाकी आपको पता होगा बाकी आपको पता होगा कि पांडवों को 1 वर्ष का ज्ञातवास लगा था ना। हाँ, अज्ञातवास। और इसमें यह शर्त थी कि यदि इस 1 साल के बीच में पांडवों को पहचान लिया गया तो फिर से इनको वनवास और अज्ञातवास लगेगा। ये जो इन्होंने 1 वर्ष का ज्ञातवास है ना, ये हमारे राजस्थान में बिताया। और आप सब जानते हैं कि पांडव 1 साल कहां तक रहे ये किसी को नहीं पता है। इसीलिए हमारा जो भूभाग है ये महाभारत में छुपा हुआ रह गया, क्योंकि पता ही नहीं था ना पांडवों को। फिर बाद में उल्लेख मिला था कि पांडवों ने 1 वर्ष का जो ज्ञातवास है
वो कोई राजस्थान जैसा भूभाग है, वहां पर एक स्थान था विराट नगर, राजा विराट के पास में व्यतीत किया था। इसीलिए आपको केवल इतना पूछा जाता है कि महाभारत में राजस्थान का कौन सा एक भाग उल्लेखित है, तो केवल याद रखना है वो है विराट नगर। वो कौन सा है? केवल विराट नगर। और ये जो विराट नगर है इसी का ही प्राचीन नाम क्या था, यानी कि वर्तमान में नाम क्या है? बेराट। और ये बेराट अब कहां है? तो कोटपुतली बहरोड में। और बाकी बेराट के बारे में आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आगे पता करेंगे, ठीक है। तो अभी आपको पता हो, जैसे ईओआरओ का पेपर उठा लेना, आप एसआई का पेपर उठा लेना, आरएस का पेपर उठा लेना, ये स्थान जरूर आता है, क्योंकि यहां पर महाभारत में पांडवों ने अपना एक वर्ष का अज्ञातवास राजा विराट के पास व्यतीत किया। आगे हम पढ़ेंगे, जब नदियां पढ़ेंगे ना तब आपको और बताएंगे कि पांडव वाक्य में यहां बेराट में ही रहे थे। इसका उल्लेख ये मिलता है कि बेराट से एक नदी निकलती है जिसका नाम है बाणगंगा, जिसे अर्जुन की गंगा कहा जाता है। अर्जुन ने एक बाण मारा और एक धारा निकली बाणगंगा है। जैसे आगे हम जलाशय जब पढ़ेंगे तो एक जलाशय पढ़ेंगे भीमलत जलाशय। भीम ने लात मारी थी, एक कुंड बन गया था भीमलत जलाशय, ठीक है। और वो भीम यही है। हाँ, पांडव, हाँ, बेराट से निकलती है। तो याद रखना है, राजस्थान के नामकरण का उल्लेख यदि हम ग्रंथों में ढूंढते हैं तो ग्रंथों के अंदर हमें कहां मिलता है ये? तो एक तो कौन सा ग्रंथ है? ऋग्वेद। एक कौन सा है? रामायण। और एक कौन सा है? महाभारत। आप कोई भी पुराने पेपर उठाकर देखेंगे तो या तो आपको क्वेश्चन मिलेगा पांडवों के ज्ञातवास से, या फिर मिल जाएगा ऋग्वेद से। यदि इनको छोड़ देंगे तो रामायण को पकड़ लेंगे, ठीक है। मनमोहन योगी, ये तो मैंने बोला ही नहीं कभी। निश्चित रहिए, सारे पढ़ूंगा मैं। ध्यान दो। तो ये है ग्रंथों के अनुसार हमारे राजस्थान का नामकरण, जिसमें ऋग्वेद, रामायण और महाभारत। अब हम बात करते हैं कि इतिहासकारों ने हमारे इस भूभाग को क्या क्या नाम दिया है और कौन कौन से वो इतिहासकार हैं। तो सबसे पहले जिस इतिहासकार का हम नाम लेते हैं वो है आपके जॉर्ज थॉमस। कौन से व्यक्ति हैं? जॉर्ज थॉमस। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है। जॉर्ज थॉमस ने हमारे भूभाग को क्या नाम दिया था? राजपुताना। और कब दिया था? तो 1800 ईस्वी में। जॉर्ज थॉमस ने हमारे भूभाग को राजपुताना नाम दिया कब? 1800 ईस्वी में। 1800 ईस्वी में राजपुताना नाम किसने दिया? जॉर्ज थॉमस ने। जॉर्ज थॉमस ने कौन सा नाम और कब दिया? तो 1800 के अंदर राजपुताना। अच्छा, जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी के अंदर राजपुताना नाम ही क्यों दिया? और भी दे देता। ऐसा आपके दिमाग में आएगा, तो ऐसा आपके दिमाग में आना भी चाहिए। नहीं आएगा तो फिर मेरे दिमाग बहुत कुछ आ जाएगा। देखो देखो, बात है 1800 की, ठीक है। बात करते हैं 1838 की। 1838 की हम बात करते हैं तो यहां तक पहुंचते पहुंचते हमारे राजस्थान में कुल कितनी रियासतें हो गई थी? 19 रियासतें थी। वो थी कब? 1838 की बात है। हमें बात कब की करनी है? 1800 की केवल। मतलब 1817 के अंदर राजस्थान की 18वीं रियासत बनी थी। यहां 18वीं रियासत बनी, यहां 19वीं रियासत बनी। 1838 में राजस्थान की 19वीं रियासत बनी थी झालावाड़। राजस्थान में 1817 के अंदर 18वीं रियासत बनी थी टोंक। जबकि बात कब की चल रही है?
मतलब 1800 ईस्वी के अंदर राजस्थान में केवल 17 रियासतें थी। कितनी थी? 17 रियासतें। उन 17 में से 15 रियासतें किनकी थी? राजपूतों की। और 2 रियासतें किनकी थी? जाटों की। तो जॉर्ज थॉमस ने बहुवल्य के आधार पर कि राजस्थान में सर्वाधिक कौन है? राजपूत, इसीलिए उन्होंने कौन सा नाम दिया था? राजपूताना। ठीक है, और कोई इसका अधिक मतलब कारण नहीं था। तो जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी के अंदर हमारे भूभाग को क्या नाम दिया? राजपूताना दिया। वो इसीलिए दिया क्योंकि 1800 ईस्वी के अंदर राजस्थान में सर्वाधिक यानी कि 15 रियासतें किनकी थी? राजपूतों की। लेकिन क्वेश्चन ये पूछता है कि जॉर्ज थॉमस ने हमारे भूभाग को 1800 ईस्वी में राजपूताना नाम दिया, ये जानकारी निम्न में से किस इतिहासकार ने दी? तो वहां ऑप्शन आता है, चलो क्वेश्चन सुन लिया ना आपने? क्वेश्चन क्या है, एक बार वापस रिपीट करता हूं। क्वेश्चन है, जॉर्ज थॉमस ने हमारे भूभाग को 1800 ईस्वी में राजपूताना नाम दिया, इस जानकारी किस इतिहासकार द्वारा बताई गई? ऑप्शन नंबर 1 है स्वयं जॉर्ज थॉमस। ऑप्शन नंबर बी है कर्नल जेम्स टोड। तीसरी ऑप्शन है जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन। और डी है, चलो, विलियम फ्रैंकलिन। नाम तो जॉर्ज थॉमस ने दिया राजपूताना 1800 ईस्वी में, लेकिन बताया किसने हमें? हमें तो किसी ना किसी ने बताया है, और वो बताया है विलियम फ्रैंकलिन। ऑप्शन नंबर डी। तो पढ़ के तो आप ये जाएंगे और खुश नहीं होना। वहां जो आप पढ़ के जाएंगे वो तो प्रश्न में है ऑलरेडी। आज कई प्रश्न देखते हैं ना, मजा आ गया, फिर पूरा प्रश्न पढ़ने पर लगा कि जो हमें आ रहा था वो तो प्रश्न है पूरा। तो पूछा जाता है कि जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना नाम दिया हमारे भूभाग को, अच्छी बात है, लेकिन ये जानकारी किसने दी थी? तो याद रखिएगा, ये जो जानकारी है, ये जानकारी मिलती है हमें कौन सी पुस्तक में? ये बता सकते हैं कि इन्होंने ये नाम दिया, ये जानकारी कौन से पुस्तक में मिलती है? द मिलिट्री एंड मेंबर्स मेमोरियर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, यानी कि जॉर्ज थॉमस पर एक जीवनी लिखी गई है। उस पुस्तक का नाम क्या है? द मिलिट्री एंड मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं, याद रखिएगा, विलियम फ्रैंकलिन। ये पुस्तक किसने लिखी है? विलियम फ्रैंकलिन ने। तो इस विलियम फ्रैंकलिन ने जॉर्ज थॉमस की पूरी जीवनी लिखी थी। तब इसने कहा था कि एक भूभाग है राजस्थान, जिसको कभी जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में क्या नाम दिया था? राजपूताना। इस पुस्तक का जो प्रकाशन है वो कब हुआ है? 1805 ईस्वी में। और कहां से हुआ है? याद रखना है, लंदन से। मनीष, आई बात समझ में? कौन सी? शाबाश, 1805 में हुआ। इस पुस्तक में फ्रैंकलिन ने बताया है कि राजस्थान को नाम किसने दिया था? जॉर्ज थॉमस ने। क्या नाम दिया था? राजपूताना। अब मैंने यहां पर लिखा है कि जॉर्ज थॉमस ने यह नाम दिया। एग्जामिनर यदि यह भी पूछे ना कि राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया, तो भी यही बंदा है। कई बार लैंग्वेज ऐसी बदल देता है कि आप सोचते हैं ये तो सर ने बताया ही नहीं, सर ने तो ये बताया जॉर्ज थॉमस ने नाम दिया, जबकि यहां पूछ रहा है शब्द का प्रयोग किसने किया, तो बंदा यही है।
ठीक है, यहां तो कंफ्यूज नहीं है ना कि नाम 1800 में दिया और पुस्तक तो प्रकाशित 1805 में हुई, कोई डाउट नहीं है ना। पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1805 में, तभी उस पुस्तक में लिखा हुआ था कि 1800 ईस्वी में ये नाम दिया। भाई पुस्तक जब 1805 में प्रकाशित हो रही है तो सिंपल सी बात है 1806 की तो बातें होंगी नहीं इसमें। यदि आज कुछ आप लिख रहे हैं स्टेटस, तो 26 दिसंबर की बात लिख सकते हैं क्या कि कल हमारे शेम साहब पुस्तक 1805 में हुई है, मतलब पुरानी बातें, और उसमें पुरानी बात एक जॉर्ज थॉमस की है, याद रखना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे भी घुमा के कि उस पुस्तक के लेखक कौन थे, उसका प्रकाशन कहां से कब हुआ, जानकारी कहां से मिलती है। ठीक है, जॉर्ज थॉमस ने हमें राजपुताना नाम दिया, हमने जॉर्ज थॉमस को एक और नाम दिया, इसे हमने कहा जाज फिरंगी। क्या नाम दिया इसे? जाज फिरंगी। ठीक है, वैसे नाम तो जॉर्ज थॉमस था, हमें इंग्लिश कहां आती है, 8 बजे से पहले तो आती नहीं है, बाद में आती है कभी। तो जॉर्ज को हम क्या बोलते थे और अंग्रेज को क्या बोलते हैं? क्योंकि हमारे 1857 क्रांति में राजस्थान की एरिनपुरा छावनी से एक नारा गूंजा था, कौन सा? चलो दिल्ली मारो फिरंगी। भारत में नारा था मारो फिरंगी, तो इसको नाम दिया है जाज फिरंगी। पहली बात यह हुई, पहला इतिहासकार ये। आइए बात करते हैं दूसरे इतिहासकार ने। तो दूसरा जो इतिहासकार है जिसने हमारे भूभाग को नाम दिया है वो है कर्नल जेम्स टोड। और कर्नल जेम्स टोड को तो आप कैसे नहीं जानते? राजस्थान आप, हाँ राजस्थान आप पढ़ते हैं तो इस बंदे का नाम तो गूंजता है। राजस्थान इतिहास का जनक है ये। भाई विश्व इतिहास का जनक तो कौन है? हेरोडोटस। भारत में इतिहास का जनक कौन है? भारत में इतिहास का जनक कौन है? कौन? ये कौन है? अरे नहीं नहीं नहीं, मैगस्थनीज। अगर मैगस्थनीज ऑप्शन में नहीं आए तो वेद व्यास होगा। मैगस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी ना, क्या नाम है उसका? इंडिका। तो कर्नल जेम्स टोड राजस्थान इतिहास का जनक है, और क्या बोलते हैं आप इसे? घोड़े वाले बाबा। क्योंकि घोड़े पर बैठकर संपूर्ण राजस्थान का भ्रमण किया था इन्होंने, तब लोगों ने कहा था एक बाबा है जो किस पर बैठ के आता है, बस। अब देखो कर्नल जेम्स टोड ने हमारे भूभाग को क्या क्या नाम दिए हैं। तो इस कर्नल जेम्स टोड ने हमारे भूभाग को नाम दिया है रायथन, रजवाड़ा और राजस्थान। आज ये जो हम नाम पढ़ते हैं ना राजस्थान, ये किसने दिया था? कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल इसको उपाधि मिली थी पंजाब में। जेम्स इनके पिताजी का नाम है और टोड इसकी गोत्र है, मतलब इसका खुद का कोई नाम नहीं है। लेकिन देखो हमारे भूभाग को क्या नाम देके गया? राजस्थान। तो 3 नाम दिए थे कर्नल जेम्स टोड ने, रायथन, रजवाड़ा और कौन सा? राजस्थान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां से मेरी एक इच्छा है कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, लेकिन जिससे पूछूं वही बताएगा, ऐसे नहीं पहले कोई बता देगा। पहले ऑप्शन लिख देता हूं, भरोसा नहीं है, ऐसा ही है। राजस्थान का शाब्दिक अर्थ। देखो वैसे ऐसे क्वेश्चन केवल एक ही बार पूछा था आरएसएसबी बोर्ड ने, जब वो जो बुक आ रही है ना अब आप 3.0 पीआरपी की, तो उसमें अक्टूबर 2023 तक जितने पेपर हुए ना सारे, ये आ रही है आपके 27 या 28 को आ जाएगी कंफर्म। आज उसका अंतिम कार्य बचा हुआ है तो वो थोड़ा रहा है। हाँ, तो उस समय एक ऐसा पेपर आया आरएसएसबी बोर्ड का जिसमें ये क्वेश्चन सामने आया था कि राजस्थान का शाब्दिक अर्थ क्या है, और ऑप्शन पहला है वीरों की भूमि, दूसरा ऑप्शन है राजाओं का स्थान, और सी है ए वे बे दोनों।
और डी है मरुस्थल का एक भाग। मतलब ऐसे कभी क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे सामने, जरूरी नहीं है कि मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आए, ऐसा क्वेश्चन नॉर्मली आ जाता है। और याद रखना, पेपर में जो नॉर्मली क्वेश्चन लगता है ना, वो ही दंगे करता है आखिर में। जब तक बस में पहुंचते हैं तब तक वो तो क्वेश्चन डिलीट हो ही चुका होता है हमारे। एग्जाम हॉल में लगता है यही है, बस में जैसे ही पहुंचे पता चला ओहो ये क्या हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या है? शाबाश। ऑप्शन नंबर क्या है? बी, राजाओं का स्थान। अब इसमें वो कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है, यहां पूछता ना कि राजस्थान की विशेषता है, तो फिर यहां वीरों की भूमि, राजाओं का स्थान, ए वे बेदेव और मरुस्थल का एक भाग, बताओ फिर क्या होता? मैंने कहा ना यही सेम ऑप्शन है, क्वेश्चन चेंज कर दिया। राजस्थान की प्रमुख विशेषता है, ये लो, और सेम ऑप्शन। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसकी विशेषता है कि राजस्थान मरुस्थल क्या है? एक भाग है, ये इसकी विशेषता है। और तो वो तो पूछना क्या चाह रहा है उस पर निर्भर करता है, ठीक है। चलो, तो तीन नाम दिए। अब आप कहेंगे सर तीन नाम दिए, अच्छी बात है, देने भी चाहिए, तीन चार देने चाहिए। जानकारी कहां से मिलती है ये? तो इनकी जो जानकारी है वो एक पुस्तक से मिलती है, और इस पुस्तक का नाम क्या है? तो याद रखना है, द एनल्स एंड एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान। ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है, याद रखिएगा, 1829 में। इस पुस्तक के लेखक हैं स्वयं, कौन? कर्नल जेम्स टोड। ये पुस्तक समर्पित है यति ज्ञानचंद्र, जो कि टोड के क्या हैं? गुरु। और इस पुस्तक के संपादक कौन थे? तो याद रखिएगा, विलियम कुक, जो कि टोड के क्या है? शिष्य। तो इस पुस्तक के अंदर ये इन तीनों नामों का उल्लेख है कि टोड ने हमारे भूभाग को ये नाम दिए। एग्जामिनर पूछता है कि कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान नाम कब दिया? कब दिया? तो याद रखना है आपको कि ये जो राजस्थान नाम दिया गया है, ये दिया गया है 1829 में। 1800 ईस्वी में राजपूताना नाम थॉमस ने दिया था, 1829 में राजस्थान नाम टोड ने दिया था। वो पूछ लेगा कि ये नाम दिया, इसका उल्लेख कौन सी पुस्तक में है। और एक बार आरएसएसबी बोर्ड ने यह क्वेश्चन पूछा है कि टोड की ये जो पुस्तक है, इसका दूसरा नाम क्या है? इस पुस्तक का दूसरा नाम क्या है? हाँ, द ट्रेवल इन वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इस पुस्तक का क्या है? दूसरा नाम। इसका दूसरा नाम भी बोल सकते हैं, और इसे इस पुस्तक का दूसरा भाग भी बोल सकते हैं, और नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ये इस पुस्तक का क्या है? दूसरा भाग। और इसका प्रकाशन कब किया गया? 1832। और इसका प्रकाशन हुआ कहां से है? तो याद रखिएगा, लंदन से।
ठीक है, इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया है? शाबाश, डॉक्टर GH ओझा साहब ने इसका क्या किया है हिंदी में। ठीक, हाँ शाबाश सुनील। तो बस, तो आखिरकार ये जो राजस्थान नाम हमें दिया गया है ये किसने टोड ने दिया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे कि तीसरा ऐसा कौन सा इतिहासकार है जिसने हमारे भूभाग को एक ऐसा नाम दिया है जिसकी वजह से आज भी एक संघर्ष है। आज भी हम देखते हैं कि विधानसभा में कुछ ऐसे MLA या विधायक होते हैं जो यहाँ की पर्सनल जो भाषा है राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए शपथ भी उसी में लेते हैं, हालांकि वो शपथ मान्य नहीं होती है, इसलिए एक बार फिर लेनी पड़ती है क्योंकि राजस्थानी भाषा को संविधान में मान्यता नहीं है ना। तो वहां पर जब विधायक कोई शपथ ले रहा होता है ना तो उसको उसी भाषा में लेनी पड़ती है क्योंकि वो संविधान को ही मान के शपथ लेता है, और संविधान में राजस्थानी भाषा का उल्लेख तो है नहीं। तो राजस्थानी भाषा में यदि कोई शपथ लेता है तो वो स्पीकर कहता है ना, ये मान्य नहीं होगा, ये नहीं होगा, दूसरा मतलब इसका मतलब एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन, और इसी जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन ने हमारे भूभाग को, याद रखिएगा, भाषा के आधार पर, किसके आधार पर? भाषा के आधार पर एक नाम दिया है। वो नाम कौन सा है? राजस्थानी। तो राजपूताना, राजस्थान, और नाम क्या है? राजस्थानी। भाषा के आधार पर जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन ने हमारे भूभाग को नाम दिया था राजस्थानी। इसकी जानकारी कहां से मिलती है? तो जानकारी मिलती है जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन की एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। कब? 1912 ईस्वी की पुस्तक है ये। इसमें यह जानकारी मिलती है कि जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन ने भाषा के आधार पर हमारे भूभाग के लिए एक शब्द यूज लिया है, कौन सा? राजस्थानी। ठीक है, तो ये तो हुए कि हमारे भूभाग को क्या क्या नाम मिला है। आगे हम चर्चा करेंगे कि जो आज हमारे भूभाग का नाम है राजस्थान, क्या वाक्य में कर्नल जेम्स टोड ने यह नाम दिया है या टोड ने कहीं से कॉपी पेस्ट करके कहा है? या फिर हम यह भी पढ़ेंगे कि ये जो राजस्थान नाम है क्या इसका उल्लेख टोड से पहले भी किसी ग्रंथों में हो रखा है, या कुछ ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं में इस नाम का कहीं ना कहीं उल्लेख किया है। अच्छा, उल्लेख किया भी है तो किस प्रकार से किया? अब जैसे ये नाम हम पढ़ते हैं तो ये नाम किसी भाषा का नहीं है, सॉरी किसी क्षेत्र विशेष का नहीं है, ये भाषा का नाम है। तो जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन ने भाषा का नाम, मतलब राजस्थान से हमने रिलेटेड करके कहा है कि भाषा के आधार पर हमारे भूभाग को राजस्थानी नाम देने वाले व्यक्ति कौन थे? जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन। कंप्लीट। 3 ग्रंथ हैं आपके। ऋग्वेद में है ब्रह्मवर्त, रामायण में है मरुकांतर, महाभारत के अंदर नाम नहीं है, केवल एक उल्लेख है विराटनगर का। थॉमस ने नाम दिया है राजपूताना, टोड ने नाम दिए हैं 3, रजवाड़ा, रायथन और राजस्थान, और जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन ने नाम दिया है राजस्थानी। अब आप उतार लीजिए इसे। कैसे ठीक लगा नामकरण? परिचय नहीं सर, ठीक नहीं लगा परिचय तो इतनी। अच्छा, आई एम मोहित, यू आर रोहित, खत्म कहानी। उतारो। ऐसे उतारो तो ठीक है, वरना ये जो खड़ा है ना इसको लेटा दो ऐसे पकड़ के। मतलब आपने हेडिंग डाली राजस्थान का नामकरण, इसमें सबसे पहला पॉइंट लिख लो ग्रंथों के आधार पर नामकरण, और फिर 1, 2 और
ये जो तीन है ग्रंथ लिख लो। उसके बाद में फिर दूसरा पॉइंट लगा के लिख लेना कि इतिहासकारों के अनुसार। चॉइस योर है जी, और जिंदगी में चॉइस कहां है। हुँ? नामकरण एक संस्कार भी है। भाई पहला संस्कार गर्भाधान है, दूसरा संस्कार पुष्पवन है, तीसरा संस्कार सीमंतो नयन है। फिर बस बच्चा बाहर है, क्योंकि ये तीनों तो जो गर्भ में होता है तभी हो जाते हैं। जैसे हैंगशोंग ने बेराट को नाम दिया है ना, कौन सा। रवि आपके तो वही काम आ जाएगी, पुराने वाली भी। ठीक है।
अच्छा, ये क्लास आप सभी की मांग पर 1 घंटे और बढ़ा देते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, ओके। 2 घंटे की लेंगे बस। आपने कह दिया कि ये क्लास 2 घंटे की करो, तो 2 घंटे की बस। खुश। यूजर, वो हैंगशांग ने राजस्थान का नाम कभी दिया ही नहीं। मैं आगे आपको लिखाऊंगा जब दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे ना, भौतिक प्रदेश। तो उस भौतिक प्रदेश में जो पहला भाग है, सबसे बड़ा भाग है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को हैंगशांग ने नाम दिया था गुजरत्रा प्रदेश। तो वो राजस्थान का नाम नहीं, वो राजस्थान के एक भाग का नाम है। ठीक है ना। आगे हम जो जो पढ़ेंगे ना, जैसे कोई भाग पढ़ेंगे तो उस भाग के और बहुत सारे नाम दिए गए हैं। अब जैसे आपको मैं पूछ लूं कि अरावली को ऊंट की गर्दन किसने कहा है, तो आपके लिए तो सारी ऊंट की गर्दन ही है, काट डालो। और ऊंट की गर्दन से याद आया, पता है ना कि यूनेस्को ने इस बार, यानी कि सॉरी, यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्रीय संघ ने 2024 जो वर्ष है वो किस नाम से घोषित किया है भाई? 2023 किस नाम से? बाजरा वर्ष के नाम से घोषित था ना। अरे आपको पता है कि नहीं है? यूएनओ हर वर्ष एक नाम देती है। जैसे 2023 बाजरा वर्ष था, बाजरा खाने वाला बाजरा, उसी प्रकार यूएनओ ने 2024 किसे ऊंट वर्ष के नाम से घोषित किया है। हाँ, ऊंट वर्ष। क्या पता? आज इतना ही काफी है, इसके लिए सॉरी। आगे बढ़ू मैं? लिखो लिखो, थोड़ा तेज लिखो भाई। तेज क्या मतलब, थोड़ा जल्दी लिखो। वाह मनीष वाह। नहीं नहीं, बहुत इस गजब, कैसे अच्छा नहीं।
हाँ बिल्कुल, विकास शर्मा। क्या बात है। हम्म, भोला आदमी। लाइव ही पढ़ा रहा हूँ। हम्म, ये लिखो और फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ। हाँ, ये भी लिखना है। तो ये हुआ आपके राजस्थान का नामकरण, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा कि राजस्थान को ग्रंथों में या इतिहासकारों ने क्या क्या नाम दिए, कब कब दिए, कौन कौन से नाम दिए। अब हम ये चर्चा करेंगे कि ये जो राजस्थान नाम है, इस राजस्थान शब्द का कहीं पहले भी किसी शिलालेखों में उल्लेख है या फिर किसी ग्रंथों में उल्लेख है। आइए उसको जानते हैं अब। जैसे आप किसी से मिले और उसने कहा नहीं, मेरा नाम ये विकास या मनीष है, तो फिर आप चर्चा, अच्छा यार हमारे गांव में भी ये दो विकास और या मनीष ऐसे ना। वैसे हम देखेंगे कि ये जो राजस्थान नाम है, ये पहले भी कभी किसी व्यक्ति या किसी ग्रंथों में उल्लेख है या नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे, आपके साथी हैं दो चार और हैं, लिखते रहो। किसने नहीं, आप तो आपके दोस्त भी आपके साथ साथ हैं, समझ तो गए होंगे आप। उन्होंने कहा नहीं, मैं अकेला नहीं छोड़ सकता पुलिस को, रिस्क नहीं लूंगा जियोग्राफी में। क्यों, ऐसे ही उतारोगे फिर अब कॉपी में। हम्म। अच्छा, अब देखो एक बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट। अब है राजस्थान शब्द का उल्लेख, नाम किसने दिया वो हमने पढ़ लिया। अब हम चर्चा ये करने जा रहे हैं कि ये जो शब्द है राजस्थान, इस शब्द का जो उल्लेख है वो कौन से शिलालेखों में है या फिर कौन से ग्रंथों में है। देखिए, सबसे पहली बात तो हम करेंगे कि राजस्थान शब्द का जो उल्लेख है वो कौन से शिलालेख में है। शिलालेख का मतलब होता है ऐसे लेख जो पत्थरों पर लिखे जाते हैं, शिलाओं पर लिखे जाते हैं, वो शिलालेख कहलाते हैं। ये एक अभिलेख का भाग है। अभिलेख का मतलब होता है किसी भी कठोर धातु पर जो लेख लिखे जाते हैं उन्हें अभिलेख कहते हैं। जैसे पत्थर पर है तो शिलालेख हो गए, लकड़ी पर होते तो काष्ठ लेख हो जाते, तांबे पर होते तो ताम्र लेख हो जाते। कौन सा शिलालेख है जिसके अंदर राजस्थान शब्द का उल्लेख है, तो आपको याद रखना है वो है बसंतगढ़ शिलालेख। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जिस शिलालेख में है वो कौन सा है, बसंतगढ़ शिला। ये बसंतगढ़ शिलालेख किस प्रकार से है, तो ये जो बसंतगढ़ शिलालेख है ये आप देख लो कुछ इस प्रकार से। जैसे ये ठीक लगा। ये एक मंदिर है
और ये मंदिर कौन सी माता का है? ये एक मंदिर है किस माता का? खिम्मल माता का। अब अक्सर जाते हैं तो देखते हैं कि यदि आप किसी पुराने मंदिर में जा रहे हैं थोड़ा सा, तो उस मंदिर के अंदर जो पिलर होते हैं ना, खंबे, उस पर संस्कृत में कुछ ना कुछ लिखा होता है। हमें पता नहीं चलता, वो तो अलग है। लेकिन अब नए मंदिरों में आप जाएंगे तो वहां पर कुछ इस प्रकार से नहीं लिख रखा होगा। देंगे आप तो वहां पर जो पिलर स्तंभ है उस पर कुछ ना कुछ लिखे होते हैं, वही क्या कहलाते हैं? लेख। ये जो बसंतगढ़ शिलालेख है, ये कौन से मंदिर में है? तो याद रखना है खिम्मल माता। पूछा जाए ये बसंतगढ़ शिलालेख कहां पर है, तो याद रखिएगा बसंतगढ़ में। बसंतगढ़ में एक मंदिर है खिम्मल माता का वहां। और ये बसंतगढ़ कहां पर है? शिरोई में। ये जो बसंतगढ़ शिलालेख है ये कब का है? इसका समय क्या है? तो समय है 682 विक्रम संवत ना, वो अलग मैटर है। ये है विक्रम संवत। लेकिन एग्जाम ने पूछा एक बार कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख बसंतगढ़ शिलालेख में है, निम्न में से इसका समय है। वहां पर ऑप्शन में विक्रम संवत था ही नहीं, वहां पर ईस्वी में ऑप्शन था। तो ईस्वी में कितना हो जाएगा ये? क्योंकि विक्रम संवत और ईस्वी इन दोनों में कितना अंतर होता है? 57 वर्षों का। विक्रम संवत दे रखा है, ईस्वी निकालना है, मतलब क्या करोगे? माइनस करेंगे आप। माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 625 ईस्वी आ जाएगा। याद रखना है। ये जो बसंतगढ़ शिलालेख है, इसमें जो शब्द उल्लेखित है वो शब्द है ये। इस शिलालेख में ये नाम लिखा हुआ है राजस्थानी आदित्य। इस नाम को जब आप पढ़ते हैं तो आपको यहां तक हमारे इस नाम की झलक दिखाई देती है। लेकिन ये नाम कभी भी इस प्रदेश के लिए उल्लेखित नहीं था। ये एक शब्द जरूर उल्लेखित है, इसीलिए हमने लिखा है कि राजस्थान शब्द। ठीक है, एक शब्द ऐसा उल्लेखित है जिसमें इस नाम की झलक दिखाई देती है राजस्थान की। तो वो ये जो शब्द है ये कौन से शिलालेख में है? बसंतगढ़। ये जो बसंतगढ़ शिलालेख है ये किस राजा से संबंधित है? तो आपको याद रखना है किस शासक से संबंधित है। तो वो शासक है राजा व्रमलात। और ये जो राजा व्रमलात है और ये जो बसंतगढ़ शिलालेख है ये किस वंश के बारे में हमें जानकारी देता है? तो याद रखिएगा चावड़ा वंश। और हमारे राजस्थान में चावड़ा वंश हुआ है भीनमाल में। भीनमाल जो कि कहां पर है? जालोर में। ठीक है, तो राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख बसंतगढ़ में। बसंतगढ़ शिलालेख कहां पर है? खिम्मल माता। याद रखना है, ये लिखना भी है आपको, खिम्मल माता के मंदिर में है ये। टाइमिंग कौन सा शब्द है, किस शासक का है और कौन से वंश की यहां से जानकारी मिलती है। तो ये तो राजस्थान शब्द का उल्लेख जिन शिलालेख में है वो बात हुई। अब हम चर्चा करते हैं कि राजस्थान शब्द का उल्लेख हमारे राजस्थान में कौन से ग्रंथों में है? ग्रंथों में उल्लेखित। तो फिर याद रखिएगा कि राजस्थान जो शब्द है इसका जो उल्लेख है वो जिन ग्रंथों में मिलता है, पहला ग्रंथ तो है, याद रखिएगा, नैनशिरी ख्यात। नैनशिरी ख्यात में। और नैनशिरी ख्यात के लेखक कौन है? याद रखिएगा मुणोत नैनशी। इस नैनशिरी ख्यात की एक खास बात है, ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी ख्यात है जिसमें हे का प्रयोग नहीं है। है जैसे हमारे नोट्स ऐसे हैं जिसमें हे का प्रयोग नहीं है। देखो कहीं है शब्द का उल्लेख है?
तो हमारे ये जो नोट्स है ये भी कोई नैन सिर ख्याल से कम नहीं है प्रदीप, कम नहीं है, ठीक है। तो यानी कि ये क्वेश्चन एक बार ऐसे बन सकता है कि ऐसी कौन सी ख्यात है जिसमें हे का प्रयोग नहीं है। हे का प्रयोग नहीं मिलता है। तो एक तो ये ग्रंथ है जिसमें किस शब्द का उल्लेख है, कौन सी है, किस लेखक कौन है, मुणोतेर सिंह को राजस्थान का अबुल फजल बोलते हैं। किसने कहा था, मुंशी देवी प्रसाद ने। मुंशी देवी प्रसाद जयपुर के हैं। उनको स्वयं को कहा जाता है क्या, कानून की आत्मा, है ना। उन्होंने मारवाड़ का कानून लिखा था, 13 ग्रंथ लिखे थे ना। और दूसरा ग्रंथ कौन सा है जिसमें राजस्थान शब्द का उल्लेख है, वो है, याद रखिएगा, राजरूपक। कौन सा ग्रंथ है, राजरूपक। और इस राजरूपक के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा वीरभान। वीरभान, उतर। वो नामकरण था और ये शब्द का उल्लेख है, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। चलो उतारो। देख लिया सबने। कला संस्कृति से बन जाता है कि खिम्मल माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ है, बसंतगढ़ में। ऐसा नहीं सर, मंदिर में नहीं लिखा है आपने, वो इसीलिए नहीं लिखा है, यहाँ क्या लिखा था फिर में।
ये जो मुणोदनैंसी है ये हम आगे हिस्ट्री के अंदर पढ़ लेंगे कि ये जसवंत सिंह का दरबारी और ये वीरभान किसका दरबारी है, अभय सिंह का। तो उस समय ये पूछ लूंगा, सही है ना। चलो अब एक शब्द है, एक क्वेश्चन है आपसे पूछने जा रहा हूं, ठीक है। जिससे पूछूं वही बताएगा, आप केवल सोचना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। प्रदीप सबसे पहले आपको ही बताना है, मैं पूछूं तब, ऐसे नहीं बोलना है ए है सी है, ठीक है। चलो आगे। ओके, यही बुक निकालेंगे हम वापस। देखो जियोग्राफी पढ़ने का जो तरीका होता है ना सबसे लाजवाब, जिसमें स्टूडेंट को याद होता है आसानी से, वो तरीका होता है ये। जैसे ये आपकी कॉपी है, पेज है बिल्कुल वाइट पेज, कोई लाइनें नहीं उस पे, तो जो मैं लिखा रहा हूं वो तो लिखना होता है आपको इस पेज पर। घर जाकर वापस पढ़ते समय इसी को बिल्कुल थ्योरी में उतारना होता है यहां पर, तब होती है मेहनत। लेकिन यहां सर ने उतारे, इस पे टेक दो, घर जाकर पढ़ेंगे आप वापस उसको, ठीक है। लेकिन मैं लिखाता भी इस प्रकार से ही हूं आपको कि आपके कहीं ना कहीं बीच में छोटे छोटे गैप रह जाते हैं ना, तो ये गैप उस समय काम आएंगे जब वापस रिवीजन करेंगे ना, और नई करंट की बात आएगी तो यहां पर जैसे खिमल माता का मंदिर, यहां पर लिख देंगे कि राज्य सरकार ने 2 करोड़ रुपए दिए जीर्णोद्वार के लिए, ऐसे। चलो आगे, अब एक क्वेश्चन है आप सभी से, और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप मुझे सही बताएंगे, हाँ सभी से, ठीक है। तो पहले प्रश्न को पढ़ना है आराम से, फिर इसका आंसर देना है। निम्न में से, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना है, ठीक है, वरना मुझे पता नहीं चलेगा ना कि इसका आंसर किसे नहीं आता है। निम्न में से हमारे प्रदेश को विधिवत रूप से राजस्थान नाम कब दिया गया? पहला ऑप्शन है 1 नवंबर 1956, बी ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, तीसरा ऑप्शन 30 मार्च 1949, ऑप्शन नंबर डी 25 मार्च 1948। आराम से पढ़ो इसको, और पर्सन क्या पूछना चाह रहा है ये समझना है आपको। बसंतगढ़ शिलालेख वर्तमान में कहाँ है? तो बसंतगढ़ शिलालेख आज भी वही है जहां पर पहले था। मंदिर से पिलर कोई उठा सकता है क्या? कोई है यहाँ? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सिंपल सी बात है, विधिवत रूप से है, मतलब संविधान की बात हो रही है, बस। ऑप्शन नंबर क्या हो गया इसका? बी इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। वो तो राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है ना, नाम थोड़ी दे, विधिवत रूप से कहां दिया? यही का शब्दावली पकड़नी है कि पूछ क्या रहा है। ये यदि नाम नहीं होता ना तो फिर कुछ हम सोचते, फिर हम सोचते क्या, फिर कोई और आंसर निकलता यहां से। विधिवत रूप से मतलब यही है, ठीक है।
ऑनलाइन वाले तो छा गए, एक का भी आंसर बी नहीं था। थोड़ा कमेंट वापस नीचे लेना आप। हाँ, एक मोनिका ने ठीक दिया इसका जवाब। तो इसका मतलब अब आपको यहाँ पर एक कैप्सूल कैप्सूल देना पड़ेगा, लिखो मास्टर कैप्सूल। अच्छा, याद नहीं रहेगा, फटाफट इंजेक्शन लगवा लो एक, और कैप्सूल ले लो। अरे नहीं लगवाए, कैप्सूल देंगे बस। कैप्सूल से ले लो। मास्टर कैप्सूल कोई नहीं। सबसे पहले लिखो, राजस्थान शब्द का अर्थ, लिखना राजाओं का स्थान। स्थान। फिर लिखिएगा राजस्थान दिवस, 30 मार्च। फिर है राजस्थान स्थापना दिवस, 1 नवंबर। अब यहां पर एक बार थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, पिछली बार एसआई के पेपर में क्वेश्चन आया था कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, वहां 30 मार्च ऑप्शन में नहीं था, और ऑप्शन में कौन सा था, इसलिए 1 नवंबर को मान्य किया गया था। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। नंबर 4, राजस्थानी भाषा दिवस, 21 फरवरी। राजस्थान को विधिवत रूप से राजस्थान नाम, 26 जनवरी 1950। लिख लिया? पढ़ो, शुरू से पढ़ो, जो लिखा है उसको पढ़ो, और क्या लग रहा है आपको वो पूछो। एक बार ईमानदारी से रिवीजन मारना है इसको। हम्म?
लिख लिया सभी ना? देखो, हमने यहां से पढ़ना शुरू किया था। ये आपका मैप, मैं बार बार ये झलक दिखाता रहूंगा आपको। ये नया राजस्थान। क्या? तो यहां से हमने शुरू किया था नामकरण, सबसे पहले ग्रंथों के आधार पर और फिर इतिहासकारों के आधार पर। फिर हमने चर्चा, यहां पर जो ग्रंथ है प्रमुख रूप से ये घोड़े वाले बाबा इनको बोलते हैं, टोडगो। टोड के घोड़े का नाम था अलबुर्ज। और ये जानकारी है जहां जहां से इन्होंने नाम दिए, ये भाषा के आधार पर है। ये तो अभी भी वर्तमान में भी ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो आप देखेंगे कि आरएसएस बोर्ड के जितने अभी पेपर हुए हैं, चाहे वो वन रक्षक का पेपर हुआ हो या उससे पहले लेब असिस्टेंट का पेपर हुआ हो, उन सब में यही क्वेश्चन आया है, पता है ना? और हमारे प्रदेश में राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए 8 महीने पहले कौन सा एक कार्यक्रम चलाया गया था? कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था? किताबों अखबारों में हेडलाइन वही आया करती थी, क्या नाम था उसका? हेलो मायड भाषारो। ये तो कार्यक्रम था अभी। हम्म। और हमारे राजस्थान के बहुत बड़े एक साहित्यकार कवि हुए हैं जिन्होंने राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए एक रचना लिखी थी जिसका नाम है मायडरो हेलो। ये रचना किसकी है? शाबाश, कन्हैयालाल शेठिया ने सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए कौन सी रचना लिखी थी? मायडरो हेलो। वर्तमान में मान्यता दिलाने के लिए कार्यक्रम चला था, हेलो मायड भाषारो। तो वो इस प्रकार से। और ये बाकी राजस्थान शब्द का क्या हो गया है? उल्लेख। ये आपका मास्टर कैप्सूल पहला बिंदु कंप्लीट। आइए दूसरे बिंदु पे चलते हैं। और दूसरा बिंदु क्या है? अब हम पता करते हैं कि ये जो बंदा आपको मिला है नामकरण सा, ये है कहां का? दूसरा बिंदु, हेडिंग लगाई राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति या लोकेशन। इस बिंदु से हमें पता चलेगा कि जीके वाक्य में ही दो तरीके से पढ़ा जाता है। एक होता है फैक्ट, एक होता है कंसेप्ट। कैसे? देखो, समझो। जैसे एक प्रसिद्ध क्वेश्चन है, राजस्थान भारत के किस दिशा में है? तो ये तो यदि आपने वन लाइनर पढ़ रखा है तो भी आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में असंगत है।
इधर तो जैसे ऑप्शन में आ गया आपके उत्तर पूर्वी, ऑप्शन में आ गया उत्तर पश्चिमी, ऑप्शन आ गया दक्षिण पश्चिमी, और ऑप्शन आ गया दक्षिण पूर्वी। और एक ये है कि निम्न में से राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में असंगत है। पहला ऑप्शन आ गया ईशान कोण, दूसरा ऑप्शन आ गया वायव्य कोण, तीसरा आ गया आग्नेय कोण, और नंबर डी आ गया आपके सामने नैऋत्य कोण। ये क्वेश्चन आरएस में आया और ये क्वेश्चन बीएसटीसी के एग्जाम में आया, जबकि पलटना चाहिए, वो क्वेश्चन आरएस में आना चाहिए, ये बीएसटीसी में आना चाहिए। लेकिन देखो ये आरएस में आया और वो किस में आया, बीएसटीसी में। इसका मतलब ये क्वेश्चन वो बंदा ही कर सकता है जिसने कंसेप्ट पढ़ा है। जिसने केवल वन लाइनर पढ़ा है, फैक्ट पढ़ा है ना, उसको तो यहां से पता ही नहीं चल रहा है, वो सोच रहा है ये कौन से गोले पे आ गया हूं मैं, हमारे गोले पर तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। तो ये क्वेश्चन उनसे नहीं होगा। इसके लिए हमें पूरा कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि ये क्या होता है। और बाकी स्थिति में लिखाने में लिखा देते, राजस्थान की स्थिति भारत के संदर्भ में उत्तर पश्चिम है, लिख लो, यही आएगा, कोई जरूरी नहीं है वैसा भी आ रखा है। और वो तो लिखा है मैंने, पहली बार बीएसटीसी में आया है। बाकी यही क्वेश्चन लाइब्रेरियन एग्जाम के अंदर भी आया है पिछली बार। ये सेम क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग था। राजस्थान पुलिस 2018 में ऐसा ही एक क्वेश्चन आया जिसमें ये ऑप्शन कौन से थे, उसमें कलकत्ता को जोड़ दिया था कि कलकत्ता भारत के किस कोण में स्थित है, तो वो कौन से पूछते हैं, वैसे ही क्वेश्चन वही था। तो अभी इसमें तो क्या आंसर है, और इसका आंसर जानने के लिए कल फिर मिलेंगे हम, सेम टाइम सेम जगह